सभी को मेरा नमस्कार। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज परिहार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत जो थ्योरीज या सिद्धांत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाली कुछ थ्योरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे की थ्योरीज हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हमने थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेयर लॉज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्री फॉर्मेशन सिद्धांत ये कहता है कि जो गैमेट होते हैं स्पर्म और ओवम, उनमें पहले से ही जीव का छोटा रूप या एम्ब्रियो का छोटा रूप पहले से विद्यमान होता है। ये बात प्री फॉर्मेशन कहता है। और एपिजेनेसिस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो पहले से विद्यमान नहीं होता है। उसमें जीव का जो मिनिएचर है, छोटा रूप है, वो पहले से विद्यमान नहीं होता है। जीव का डेवलपमेंट है या एम्ब्रियो है वो बाद में बनता है। और बेयर ने कुछ सिद्धांत बताए थे, कुछ नियम अपने बताए थे डेवलपमेंट के बारे में कि एनिमल का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद में आगे है जर्म प्लाज्म की थ्योरी। या इस सिद्धांत को रिजमान नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। तो आज हम सबसे पहले जर्म प्लाज्म की थ्योरी है वो पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सभी जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स और एक होती है जर्म सेल्स। यानी जीव का जो शरीर है, जो मल्टी सेलुलर जो बॉडी होती है जीव की, उसमें दो टाइप की सेल्स होती है। एक तो होती है सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं और एक होती है जर्म सेल्स या जरण कोशिकाएं। रिजमान ने यह सिद्धांत दिया था और रिजमान में यह बताया कि सोमेटिक सेल्स में जो लिक्विड भरा रहता है, जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है, उसे सोमेटोप्लाज्म कहते हैं। और जर्म प्लाज्म में जो लिक्विड भरा है उसे जर्म प्लाज्म कहते हैं। इस तरह से रिजमान ने जो कि लेमार्क का जो सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उसके वो विरोधी थे। और उन्होंने जो चूहे के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अनेक पीढ़ियों तक उसकी जो पूंछ है उसको काटा गया था। उन्होंने देखा था कि नेक्स्ट जो जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है, उसमें पूंछ है वो विद्यमान रहती थी। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सोमेटोप्लाज्म या जो कायिक कोशिकाएं हैं, उनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वंशागत नहीं होता है। यानी मैंने बताया कि सभी जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल्स में सोमेटोप्लाज्म भरा रहता है, जर्म सेल्स में जर्म प्लाज्म भरा रहता है। तो रिजमान ने यह बताया, अपने प्रयोग से यह साबित किया कि सोमेटिक सेल्स में होने वाला परिवर्तन वंशागत नहीं होता है। जर्म प्लाज्म में, जर्म सेल्स में जो जर्म प्लाज्म पाया जाता है, यही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। अर्थात जर्म प्लाज्म में जो परिवर्तन होता है वो अगली पीढ़ी में वंशागत होता है। इस सिद्धांत को रिजमान ने जर्म प्लाज्म की थ्योरी कही थी। इस तरह से रिजमान का ये जर्म प्लाज्म जो थ्योरी है वो भी डेवलपमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है हिकल, उन्होंने रिकैपिचुलेशन सिद्धांत को बताया या पुनरावर्तन के सिद्धांत को बताया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेयर के जो नियम थे, उन्हीं नियमों को हिकल ने उनको एक्सप्लेन किया और बताया कि डेवलपमेंट के समय सभी जीवों में सबसे पहले जो सामान्य लक्षण है वो विकसित होते हैं, उसके बाद में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप होते हैं। और डेवलपमेंट के समय सभी जो जीव है अपने उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हैं जिन अवस्थाओं से उनके पूर्वज हैं वो गुजरते हैं। इस तरह से कुछ बातें हिकल ने डेवलपमेंट के बारे में बताई। उनका ये सिद्धांत है वो पुनरावर्तन का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है विलेम रू, उन्होंने मोज़ेक थ्योरी का प्रतिपादन किया। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रयोग था। विलेम रू ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक, ये चित्र में देखिए आप, फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग है और इसमें पहला क्लीवेज होता है तो इसमें दो सेल्स बन जाती है। ये 2 सेल स्टेज है, द्विकोशिकीय अवस्था है। विलेम रू ने क्या किया
कि इस सेल में से यानी जो दो कोशिकीय जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, उसमें से इस एक सेल को गर्म नीडल की सहायता से इसको डैमेज कर दिया या डेड कर दिया। यानी हम पढ़ रहे हैं मोजेक थ्योरी, जिसको विलेम रू ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको दिया। उन्होंने मेंढक के निषेचित अंडा, जो जिसमें कि फर्स्ट जो क्लीवेज हो जाता है, जिससे कि दो कोशिकीय अवस्था आती है, उसमें से एक सेल को उन्होंने नष्ट कर दिया। यानी इस कोशिका को उन्होंने गर्म सुई की सहायता से डैमेज कर दिया, डेड कर दिया तथा ये एक कोशिका है वो सुरक्षित थी। उसके बाद में जब इसमें आगे डेवलपमेंट हुआ, आगे का क्लीवेज हुआ, तो जब उसमें ब्लास्टुला बना, जब उसमें आगे एम्ब्रियो डेवलप हुआ, यहाँ देखिए आप, इसमें ये डेड टिश्यू है, मृत ऊतक है, और यहाँ ये जो लिविंग टिश्यू है। और आगे चलने के बाद में इससे आधा ही एम्ब्रियो है, हाफ एम्ब्रियो ही डेवलप हुआ। इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यह बताया कि जो जाइगोट होता है, निषेचित जो अंडा होता है, वो क्या मोजेक के रूप में होता है, मोजेक के रूप में होता है, और उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। उन्होंने बीच में एक सेल को डैमेज कर दिया, डेड कर दिया गर्म सूर्य की सहायता से। इस कारण इस वाले भाग से जो एम्ब्रियो का आधा आधा भाग जो डेवलप होना था, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये डेड हो गया। और शेष आधे भाग से आधा ब्लास्टुला बना और आधा एम्ब्रियो इससे डेवलप। इस तरह से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एग होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, वो क्या है कि मोजेक के रूप में होता है, सांचे के रूप में होता है। ये सिद्धांत था मोजेक थ्योरी थी विलेम रू की। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे, हेंस ड्रिस नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या है कि जो मोजेक थ्योरी थी, उसका उन्होंने काफी विरोध किया, और इनका एक प्रयोग था, उन्होंने सी अर्चिन के अंडे के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। और उन्होंने प्रारंभ में जैसे 2 सेल स्टेज है या 4 सेल स्टेज जो जाइगोट होता है, सॉरी जो एम्ब्रियो होता है, तो उसमें से सभी सेल्स को उन्होंने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी इनका ये प्रयोग था कि जाइगोट के बाद में सी अर्चिन का जो अंडा है, वो जब फर्टिलाइज हो जाता है, तो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में उस जाइगोट में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, तो 2 सेल स्टेज बनती है, और उसमें जब सेकंड क्लीवेज होता है, तो 4 सेल स्टेज बनती है, यानी 4 कोशिकीय अवस्था आती है। ये 4 कोशिकीय जो ब्लास्टुला है, इसमें 4 कोशिकाएं हैं, 4 कोशिकीय एम्ब्रियो है। हेंस ड्राइस ने इसमें प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि इन चारों कोशिकाओं को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। इससे पहले के एक्सपेरिमेंट में विलेम रू ने सेल्स को नष्ट किया था, यहाँ हेंस ड्राइस ने सेल को नष्ट किया नहीं किया। इन्होंने क्या किया, चारों कोशिकाओं को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। पहली कोशिका ये होगी, दूसरी कोशिका ये होगी, तीसरी कोशिका ये है, चौथी कोशिका ये है। तो उन्होंने बाद में आगे देखा कि इन चारों कोशिकाओं से अलग अलग एम्ब्रियोज, यानी 4 एम्ब्रियोज डेवलप हो गए। इस तरह से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अंडा होता है, उसमें वो मोजेक के रूप में नहीं होता है, उसका भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है। और इस प्रकार के अंडों को उन्होंने नियमनकारी या रेगुलेटिव टाइप के अंडे उनको कहा गया। यानी उन्होंने ये साबित किया कि जो अंडा होता है, या कहें जो फर्टिलाइज जो अंडा है, या जो जाइगोट है, या एम्ब्रियो है, या हम कहें जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसमें पूर्ण सत्ता पाई जाती है। उससे भ्रूण की प्रत्येक कोशिका में एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की क्षमता होती है। तो उन्होंने जैसे कि उन्होंने सी अर्चिन के जो ब्लास्टुला है, 4 कोशिकीय अवस्था है, 4 कोशिकीय जो एम्ब्रियो है, उनकी चारों कोशिकाओं को अलग अलग कर दिया, और प्रत्येक कोशिका एक एम्ब्रियो बना रही है, प्रत्येक कोशिका से एक भ्रूण बन रहा है। ये सेल है, इससे कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया, ये सेल इससे कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया, इससे भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना, इससे भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना। यानी चारों कोशिकाओं को उसने अलग किया और 4 एम्ब्रियो बन गए। यदि शुरुआत की 2 कोशिकाओं को अलग करते हैं, तो 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, और आगे चलकर 2 एनिमल बनते हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं, सामान्य जो दिनचर्या है, सामान्य जो जीवन है, उसमें हम देखते भी हैं, कई बार सुनने को मिलता है कि वहां पर उस जगह पर वो ट्विंस संतानें उत्पन्न हुई है, 2 बच्चे एक साथ जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जाइगोट जो होता है, मान लीजिए वो जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज से 2 कोशिकाएं बनती है, वो दोनों कोशिकाएं किसी कारणवश अलग अलग हो गई,
तो दोनों कोशिकाओं से क्या है कि दो एम्ब्रियो बनते हैं, दो जीव बन जाते हैं, जुड़वा संतान उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हैंस ब्राइस ने विल्हेम रूक का जो एक्सपेरिमेंट था उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बताया कि अगर इन्हें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूण की कोशिकाओं को ब्लास्टुला की कोशिकाओं को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो उन चारों कोशिकाओं से क्या हुआ कि 4 एम्ब्रियो बन गए। इस तरह से उन्होंने साबित किया कि भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाओं में एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज में प्रत्येक कोशिका एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की क्षमता रखती है। तो ये जो सिद्धांत था इसे रेगुलेटिव थ्योरी कहा गया। इसके बाद में एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजर। एक साइंटिस्ट थे स्पीमैन, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया और उन्होंने ये बताया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट जब होता है तो भ्रूण के किसी भाग में जो एक उत्तक होता है एम्ब्रियो के अंदर, यानी भ्रूण का जो एक भाग होता है, मान लीजिए ये भ्रूण का यहाँ ये भाग है या ये टिश्यू है, तो भ्रूण का एम्ब्रियो का एक टिश्यू अपने पास वाले टिश्यू को किसी विशेष प्रकार की संरचना बनाने के लिए उसे प्रेरित करता है। मान लीजिए ये भाग है या ये भाग है, मान लीजिए ये भाग है, भ्रूण का एक भाग या भ्रूण का एक टिश्यू अपने पास वाले पार्ट को, पास वाले टिश्यू को विशेष प्रकार की संरचना बनाने के लिए उसे प्रेरित करता है। इसलिए इस भाग को हम बोलेंगे इंड्यूसर, और या इसे प्रेरक भी कहेंगे या इसे ऑर्गेनाइजर भी कहेंगे, और ये रिस्पॉन्सिव टिश्यू कहलाएगा। यानी एम्ब्रियो का एक टिश्यू है, वो क्या है, दूसरे पास वाले टिश्यू को विशेष प्रकार का अंग या संरचना बनाने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है। तो वो जो प्रेरित कर रहा है उसे कहेंगे, प्रेरित करने वाले टिश्यू को कहेंगे प्रेरक या इंडक्टर, या इसे कहेंगे ऑर्गेनाइजर। जो प्रभावित हो रहा है उसे कहेंगे रिस्पॉन्सिव टिश्यू, और इस घटना को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणीय प्रेरक। ये स्पीमैन ने दिया था और इसे ऑर्गेनाइजर थ्योरी कहेंगे, और इसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद में एक सिद्धांत आता है ग्रेडियंट थ्योरी, और ये सिद्धांत एक बोवेरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया और बताया कि जो अंडा होता है उस अंडे में अंडे के एक भाग को एनिमल पोल कहा गया, और जो कि सक्रिय भाग होता है, एक्टिव पार्ट होता है, और जहाँ पर योग होता है, पित्तक होता है, उस भाग को वेजिटल पोल या पित्तक ध्रुव कहा गया, जिसे निष्क्रिय भाग भी कहा जाता है। यानी अंडे में एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया कि डेवलपमेंट के समय इन दोनों ये दोनों जो भाग हैं इनके बीच में मेटाबॉलिक ग्रेडियंट चलती है, जिसके कारण इसमें जो संरचनाएं हैं, विभिन्न संरचनाएं हैं, उनका डेवलपमेंट होता है या विकास होता है। यानी एनिमल पोल और वेजिटल पोल इसके बीच में जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, या कहें मेटाबॉलिक ग्रेडियंट चलती है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण इसमें अंडे में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का विकास होता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो नए ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अनेक साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अनेक अनेक सिद्धांत दिए। प्री फॉर्मेशन सिद्धांत ये मानता है कि पहले से ही एम्ब्रियो या जीव का छोटा रूप अंडे में पाया जाता है। एपिजेनेसिस सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं होता है, बाद में डेवलप होता है। बेयर ने डेवलपमेंट के कुछ नियम बताए, और इसने हिकल ने रिकैपिचुलेशन सिद्धांत में या पुनरावर्तन के सिद्धांत में उनकी और व्याख्या की। इस जनरल जो कैरेक्टर है वो पहले डेवलप होते हैं और विशेष लक्षण बाद में डेवलप होते हैं। जर्मप्लाज्म थ्योरी के अंतर्गत बिचमान ने यह बताया कि सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म, जो कि सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स में पाए जाते हैं, और जर्मप्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं वो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। और विलेम रू नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो अंडा होता है वो मोज़ेक के रूप में होता है, और उसमें से यदि किसी संरचना को नष्ट कर दिया जाए या कहें अंडे के आधे भाग को नष्ट कर दिया जाए तो आधा एम्ब्रियो डेवलप होता है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे हैंस ब्राइस, इन्होंने इस सिद्धांत को बाद में नकार दिया गया। उन्होंने बताया कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूण की प्रत्येक कोशिका कंप्लीट एम्ब्रियो, कंप्लीट एनिमल बनाने में सक्षम होती है, और उसे नियमनकारी सिद्धांत कहा गया। और स्पीमैन नामक सिद्धांत ने ऑर्गेनाइजर सिद्धांत दिया।
उन्होंने ये बताया कि अंडे के अंदर या कहें भ्रूण के अंदर एक टिश्यू होता है, वो पास वाले टिश्यू को विशेष प्रकार की संरचना बनाने के लिए उसे प्रेरित करता है और उसे ऑर्गेनाइजर या उसे इंडक्टर कहा गया। और बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने ये कहा कि अंडे के अंदर एक भाग जो है वो एनिमल पोल कहलाता है, दूसरा भाग वेजिटल पोल कहलाता है, और इन दोनों के बीच में मेटाबॉलिक ग्रेडियंट चलती है। इस तरह से हमने ये देखा कि जब नए ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्तन होता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है। ये अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं जो हमें आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम उनको समझने में हमें सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। और इन सिद्धांतों में कुछ पुराने सिद्धांत हैं जो वर्तमान समय में उनको बिल्कुल भी इनको कंसिडर नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। और चूंकि अब अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, और आज हम साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल उसको सही तरीके से उसको समझ लिया है। और अब वर्तमान समय में बिल्कुल ये जो प्रीफॉर्मेशन है, इस प्रकार के सिद्धांत है, वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाते। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन अंग जो होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के या कहें जो गैमेट हैं वो बनते हैं। किसी जीव में अगर मादा जीव है तो उसमें मादा युग्मक या कहें ओवम बनता है, और मेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके मेल ऑर्गन्स में, मेल जननांगों में जो स्पर्म बनता है। इस तरह से यानी जो ओवम और स्पर्म यानी गेमेटोजेनेसिस के द्वारा गेमेट्स बनते हैं, उसके बाद में वो उनका फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में उसमें जो जाइगोट बनता है उसमें बाद में क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में ब्लास्टुला, गेस्टुला, इस तरह की बाद की अवस्थाएं आती है और फिर उसमें अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से वो जो संरचना है वो एम्ब्रियो का रूप ले लेती है। और जब उसका डेवलपमेंट अगर एनिमल के शरीर में जहाँ तक होना होता है वो कंप्लीट जब हो जाता है, तब उस नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, उसको वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी की सहायता से अच्छी तरह से उसको समझ लिया गया है। और ये थ्योरीज जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हमने पढ़ी है, ये आगे के जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे उन्हें पढ़ने में हमें ये सहायक होंगी। इसके बाद आगे की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम थ्योरीज के बाद में आगे जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक्स।